क्या दोस्तों आपको पता है सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? हाल ही में सुर्खियों में रहे उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? 2030 डिजिटल कंपास योजना किसने जारी की? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 11 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आप इस वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल पढ़ना चाहते हैं या पूरे मंथ की, जैसा कि जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021 की पूरे मंथ की PDF फाइल पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है उडुपी रामचंद्र राव को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, UR राव को सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में उडुपी रामचंद्र राव सुर्खियों में क्यों रहे? क्योंकि हाल ही में गूगल ने डूडल बनाकर हमारे इस वैज्ञानिक को याद किया है। तो देखो, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। लेकिन सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव। और सुर्खियों में क्यों आए वो मैंने आपको बताया, क्योंकि कल आपने यदि गूगल पर सर्च किया होगा तो यह डूडल आपने देखा होगा। यह और कोई नहीं, हमारे साइंटिस्ट है उडुपी रामचंद्र राव, जिसकी याद में गूगल ने दोस्तों डूडल बनाकर उन्हें याद किया। तो देखो, 10 मार्च को आपने गूगल पर कुछ सर्च करने की कोशिश की है तो आपको एक प्यारा सा गूगल डूडल नजर आया होगा। और यह डूडल भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव को समर्पित था। और प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव का यह डूडल क्यों बनाया गया? तो देखो, उडुपी रामचंद्र राव का 10 मार्च को 89वां जन्म दिवस मनाया गया। जी हाँ, कल ही उडुपी रामचंद्र राव का 89वां जन्म दिवस मनाया गया। और भारत के सैटेलाइट प्रोग्राम को नई दिशा देने के कारण डॉक्टर UR राव को सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने उनके नेतृत्व में ही साल 1975 में अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया था। प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव ने भारतीय अनुसंधान संस्थान बोले तो इसरो के अध्यक्ष और भारत के अंतरिक्ष सचिव भी रहे थे। यानी कि उडुपी रामचंद्र राव का डूडल बनाकर हमने याद किया। क्यों याद किया वो आपको याद रह गया, बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहे उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सुर्खियों में रहे उस्ताद जाकिर हुसैन दोस्तों तबला वादन से जुड़े हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तबला। और आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, वाह उस्ताद वाह, वो और कोई नहीं बल्कि जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन को हमने याद क्यों किया? जाकिर हुसैन 70 वर्ष के हो गए हैं। हाल ही में जाकिर हुसैन जी का 9 मार्च को जन्म दिवस मनाया गया। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ है। और भारत के सबसे प्रतिष्ठित तबला वादक है जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा वो भी तबला वादक है। यानी कि बाप बेटे दोनों तबला वादक। और उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण के अतिरिक्त देश विदेश के कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिले हैं। 1973 में उनका पहला एल्बम भी लॉन्च हो चुका था। लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड नाम से इस एल्बम ने खासी वाहवाही बटोरी।
वह ऐसे पहले भारतीय संगीतकार थे जिन्हें ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया था। तो याद रखो, भारत के ऐसे पहले संगीतकार जिसको बराक ओबामा ने भी आमंत्रित किया था। और जाकिर हुसैन ने वर्ष 1978 में एक कथक नृत्यांगना जिसका नाम है एंटोनिया मिनेकोला, क्या एंटोनिया मिनेकोला से शादी की। वह एक इटालियन अमेरिकी नागरिक थी और उनकी 2 बेटियां अनीसा और इसाबेला कुरैशी है। साल 1992 में द प्लेनेट ड्रम और 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 2 ग्रैमी अवार्ड भी मिले हैं, यानी कि 2 ग्रैमी अवार्ड विजेता भी रह चुके हैं यह जाकिर हुसैन। और यहां दोस्तों हमारे कुछ ऐसे संगीत वाद्य है जिनसे जुड़े कुछ ख्यातनाम व्यक्तियों की भी बात करें तो सितार वादक है पंडित रविशंकर और उमाशंकर मिश्र। तो सरोद वादक है अमजद अली खां और अल्लाउद्दीन खां। संतूर वादक के जाने माने कलाकार है शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। तो बिस्मिल्लाह खां का नाम जुड़ा है शहनाई वादन से। हमारे हरि प्रसाद चौरासिया एक जाने माने बांसुरी वादक है, इमेज में आप देख सकते हैं। और दोस्तों खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में यदि आपका सिलेबस का पार्ट है भारतीय कला और संस्कृति तो ऐसे फैक्ट में से क्वेश्चन अक्सर निकाले जा सकते हैं, तो आप याद रख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा किसने की है? स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है HDFC बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है HDFC बैंक। और स्टार्टअप उन्नति का उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करना। और इसके तहत HDFC बैंक की डोमेन विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ महिला कर्मी आगामी 1 वर्ष में महिला उद्यमियों को परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी ताकि उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके। स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम बैंक के केवल मौजूदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, यानी कि आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो ही आप इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। और स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम के तहत प्रारंभ में 3000 महिला उद्यमों को लक्षित किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन, प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 मार्च। और इस लोगो को ध्यान से देखिए, CISF का मोटो क्या है? संरक्षण एवं सुरक्षा। इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी CISF का मोटो है। तो यहां हाल ही में जब 10 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है तो प्रति वर्ष 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1969 में CISF अधिनियम 1968 के तहत की गई थी। और दोस्तों यहां CISF के साथ और भी हमारे जो अर्धसैनिक या सुरक्षा बल है उनकी भी बात करें तो CISF, CRPF, BSF, ITBP तथा SSB केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। और इससे पहले इन बलों को अर्धसैनिक बल माना जाता था, परंतु मार्च 2011 के बाद इन बलों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और CISF की बात आती है तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ मंथ पहले सुर्खियों में था। CISF के नए प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला है? CISF के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है सुबोध कुमार जायसवाल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था सुबोध कुमार जायसवाल। यहां आप देख सकते हैं सुबोध कुमार जायसवाल वो CISF के वर्तमान अध्यक्ष बन गए हैं, महानिदेशक। तो CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और CISF की स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1969 को। CISF का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। CISF के महानिदेशक कौन बन गए हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। और CISF का मुख्य कार्य क्या है? सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जो मैंने आपको बात बताई। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है?
हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। तो देखो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को भेजा, जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और नए मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालने तक अपने पद पर बने रहने को कहा है। और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत शामिल है। यानी कि 1 साल तक के लिए इन तीनों में से कोई एक व्यक्ति उत्तराखंड का शायद मुख्यमंत्री बनेगा। और यहां उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको कुछ फैक्ट कई बार बताए, जैसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल का नाम क्या है, गैरसैंण, और उत्तराखंड की शीतकालीन कैपिटल का नाम क्या है, देहरादून, और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। लेकिन आज उत्तराखंड से जुड़े कुछ नए फैक्ट की भी चर्चा कर ले। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी संस्कृत राजभाषा है। समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। क्या? भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है नैनीताल को। और ऋषिकेश को दुनिया की योग राजधानी भी कहा जाता है। और हरिद्वार को यहां स्थित मंदिरों और आश्रमों की एक बड़ी संख्या के लिए गेटवे टू द लॉर्ड कहा जाता है। और मसूरी को हिल्स की रानी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहां मैंने आपको उत्तराखंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्लेस या तो शहरों के बारे में बताया। कैसा लगा? अच्छा लगा? ओके। छठा क्वेश्चन, 2030 डिजिटल कंपास योजना किसने जारी की? 2030 डिजिटल कंपास योजना जारी की है यूरोपियन यूनियन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईयू, यानी कि यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ इस दशक के अंत तक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन करना चाहता है। यूरोपियन संघ 5 वर्षों में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाना चाहता है और यह कदम गैर यूरोपीय देशों से आने वाली प्रौद्योगिकियों पर अपनी निर्भरता में कटौती करने के प्रयास के तहत किया जा रहा है। और 2030 डिजिटल कंपास योजना के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, 2030 की योजना सेमीकंडक्टर्स के महत्व पर प्रकाश डालती है, जो कनेक्टेड कारों, इंटरनेट से जुड़े उपकरणों, स्मार्टफोन, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपयोग किए जाते हैं। और 2030 डिजिटल कंपास योजना के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो यह योजना क्वांटम प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की भी सिफारिश करती है। और यह योजना $1 अरब के मूल्यांकन वाली कंपनियों को 2 गुना करने का प्रयास करेगी। इसे बोलते हैं 2030 डिजिटल कंपास योजना, जिसको जारी किया है यूरोपियन यूनियन ने। और यह योजना 2030 तक सभी यूरोपीय परिवारों को गीगाबिट नेटवर्क के साथ कवर करने का भी लक्ष्य रखती है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मछुआरे ने एक व्हेल शार्क को बचाया? बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है एक राज्य के मछुआरों के द्वारा, और एक व्हेल शार्क को बचा लिया है। राज्य का नाम है ओडिशा। ओडिशा राज्य के मछुआरों ने एक व्हेल शार्क को हाल ही में बचा लिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। और व्हेल शार्क की बात करें तो व्हेल शार्क सबसे बड़ी शार्क होती है और वर्तमान में जीवित सभी मछलियों में सबसे बड़ी है यह व्हेल शार्क। और यह अपने विशाल आकारों को बनाए रखने तथा प्रजनन के लिए पर्याप्त भोजन खोजने हेतु लंबी दूरी की यात्रा भी तय करती है। व्हेल शार्क एक फिल्टर फीडर शार्क है। क्या? फिल्टर फीडर शार्क है। और इसका अर्थ है कि यह अन्य शार्क की तरह मांस नहीं खाती है। व्हेल शार्क समुद्र के पानी को फिल्टर करती है और छोटे प्लवक को खाती है। और व्हेल शार्क की लंबाई कितनी हो सकती है? 20 मीटर तक की हो सकती है। व्हेल शार्क की लंबाई 20 मीटर तक की हो सकती है। और व्हेल शार्क का साइंटिफिक नेम क्या है? राइनोकोडोन टाइपस। क्या? राइनोकोडोन टाइपस व्हेल शार्क का साइंटिफिक नेम है और इसका आवास है विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय महासागरों में यह व्हेल शार्क पाई जाती है। और उनकी संरक्षण की स्थिति की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय सूची में यह व्हेल शार्क को रखा गया है।
और वेल शार्क को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है। 8वां क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह महानुभाव सुर्खियों में क्यों आए, एक क्रांतिकारी सुर्खियों में क्यों आए? क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा जिसका शीर्षक है द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल, क्या द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल है। और इस आत्मकथा का प्रकाशन अंग्रेजी में पब्लिशिंग हाउस रोली बुक्स द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? रोली बुक्स द्वारा इसका प्रकाशन किया जा रहा है। और इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद पूर्व पाकिस्तानी लोक सेवक और लेखक इम्तियाज अहमद साहिब जादा ने किया था। और गफ्फार खान की पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन के जीवन की घटनाओं और व्यक्तित्वों को सामने लाती है। और खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो उन्हें बच्चा खान, बादशाह खान और फख्र-ए-अफगान के नाम से भी जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान जी का जन्म 1890 में ब्रिटिश भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत उस्मान-जय में हुआ था। और वह महात्मा गांधी के करीब सहयोगियों में से एक थे। उन्हें 1930 से 1947 तक खुदाई खिदमतगार, यानी कि मीनिंग होता है भगवान के सेवक, तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। और यहां दोस्तों मैंने ऑप्शन जो आपको बताए इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट की भी बात करें तो ऑप्शन रखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में भी जाना जाता है और नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ओके, 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस जहाज का संचालन समग्र रूप से महिला चालक दल द्वारा किया जा रहा है? हाल ही में 8 मार्च को हमने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और इसी के तर्ज पर हाल ही में एक जहाज का संचालन समग्र रूप से महिला चालक दल द्वारा किया गया और इस जहाज का नाम है MT स्वर्ण कृष्ण, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी MT स्वर्ण कृष्ण। इमेज में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री द्वारा भारत के शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जहाज MT स्वर्ण कृष्ण जिसका संचालन समग्र रूप से महिला चालक दल द्वारा किया जा रहा है और हाल ही में इसको हरी झंडी दिखाई गई। और यह SCI के चल रहे डायमंड जुबिली समारोह और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक पहल है। विश्व समुद्री इतिहास में यह पहली बार है जब पूर्णतः महिला अधिकारियों द्वारा संचालित एक मालवाहक जहाज को रवाना किया जा रहा है। और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो SCI की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को पूर्वी नौवहन निगम और पश्चिमी नौवहन निगम के विलय द्वारा की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और SCI को वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी का दर्जा भी दिया गया था। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का जिक्र आया है। पहली बार महिला दिवस वर्ष 1911 में जर्मनी के क्लारा जेटकिन द्वारा मनाया गया था। कब? 1911 में। किसके द्वारा? जर्मनी के क्लारा जेटकिन द्वारा मनाया गया था। और प्रथम महिला दिवस की जड़ें मजदूर आंदोलन से भी जुड़ी है। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस साल के यह इंटरनेशनल वीमेन्स डे 2021 की थीम रखी गई है वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। और यहां पर इस थीम को आप पढ़ सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के बारे में 21 विद्वानों की व्याख्या के साथ ग्रंथ की पांडुलिपि का विमोचन किसने किया है? हाल ही में यह विमोचन किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के बारे में 21 विद्वानों की व्याख्या के साथ ग्रंथ की पांडुलिपि का विमोचन किया। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह ग्रंथ 11 खंडों में विभाजित है। इसे धर्मार्थ न्यास ने प्रकाशित किया है। और इस ग्रंथ में शंकर भाष्य से लेकर भाषानुवाद तक विभिन्न प्रकार की भारतीय सुलेख कला का भी उपयोग किया गया है। 11वां क्वेश्चन, फरवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए? हमारे देश के लिए सद्भाग्य है कि पहला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ
ऋषभ पंत को चुना गया था जनवरी में, और फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं हमारे एक जाने माने गेंदबाज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रविचंद्रन अश्विन और यह है ऋषभ पंत। तो देखो, ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। लगातार दूसरे महीने किसी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने यह अवार्ड जीता है और जनवरी में ऋषभ पंत ने यह पुरस्कार जीता था। तो दोनों को हार्दिक बधाइयां हमारी चैनल की ओर से। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में इक्विन हर्पिस वायरस, क्या इक्विन हर्पिस वायरस 1 का प्रकोप किस पशु में पाया गया है? इक्विन हर्पिस वायरस का प्रकोप पाया गया है घोड़े नामक पशु में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है घोड़ा। हाल ही में यूरोप में घोड़ों में इक्विन हर्पिस वायरस, शॉर्ट में बोले तो EHV1 का प्रकोप पाया गया है और अब तक 7 देशों में EHV1 मामलों की पुष्टि हुई है। स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन और कतर देश में यह वायरस पाया गया है। वायरस का नाम सुनते ही हम कांप उठते हैं, क्योंकि कोविड-19 वायरस जिस तरह फैला है तो इसी के कारण पूरा विश्व संकट में आ गया। और इक्विन हर्पिस वायरस एक सामान्य DNA वायरस है जो दुनिया भर में घोड़ों की आबादी के बीच उत्पन्न होता है। और EHV1 सांस की बीमारी, गर्भपात और नवजात मृत्यु सहित घोड़ों में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति का कारण भी बन सकता है। और यह वायरस संक्रामक है और श्वसन पथ द्वारा नाक के स्राव के माध्यम से घोड़ों में आपसी संपर्क से भी फैल सकता है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे हरदीप सिंह मल्लिक कौन थे? सुर्खियों में रहे हरदीप सिंह मल्लिक दोस्तों हमारे एक जाने माने सिख फाइटर पायलट थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिख फाइटर पायलट हरदीप सिंह मल्लिक। और यह सुर्खियों में क्यों आए? तो देखो, हाल ही में इंग्लैंड द्वारा 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर के सिख फाइटर पायलट हरदीप सिंह मल्लिक की प्रतिमा यानी कि मूर्ति के डिजाइन को मंजूरी दी गई है, जिसे साउथहैम्पटन के बंदरगाह शहर में एक नए शहीद स्मारक के रूप में स्थापित किया जाएगा। और इस शहीद स्मारक को विश्व युद्ध में लड़ने वाले सभी भारतीयों की याद में बनाया गया है। और शहीद स्मारक को अंग्रेजी मूर्तिकार ल्यूक पेरी द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा? ल्यूक पेरिक द्वारा बनाया जाएगा यह शहीद स्मारक। और हरदीप सिंह मल्लिक की बात करें, हरदीप सिंह मल्लिक का जन्म 23 नवंबर 1894 में अविभाजित भारत के रावलपिंडी के एक सिख परिवार में हुआ। वे प्रथम विश्व युद्ध कब खेला गया था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स के सदस्य भी बने रहे थे हमारे हरदीप सिंह मल्लिक। और ये पहले भारतीय थे जो विशिष्ट हेलमेट के साथ पगड़ी वाले पायलट के रूप में जाने गए तथा फ्लाइंग सिख के रूप में प्रसिद्ध हुए। और हमारे हरदीप सिंह मल्लिक का निधन 31 अक्टूबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में अंशुमान सिंह का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? अंशुमान सिंह का निधन हो गया, वे राजस्थान राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल जस्टिस श्री अंशुमान सिंह का निधन हो गया है। और अंशुमान सिंह एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति थे, इमेज में आप देख सकते हैं। और श्री अंशुमान सिंह ने जनवरी 1999 से 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। इससे पहले उन्हें 1998 में गुजरात राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी कि 2 राज्यों के राज्यपाल का पदभार भी संभाला था अंशुमान सिंह ने, जिसका हाल ही में निधन हो गया। 15वां क्वेश्चन, APRACA के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? APRACA के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है GR चिंताला ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है GR चिंताला। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे नाबार्ड के अध्यक्ष है GR चिंताला। नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला ने APRACA यानी कि एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और उन्होंने DP के गुणशेखरा से पदभार ग्रहण किया है, जो बैंक ऑफ सिलोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है। और यहाँ APRACA के बारे में मैं आपको बताऊं तो 1977 में स्थापित APRACA
यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में 21 देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए कृषि, ग्रामीण और माइक्रो फाइनेंस नीति को और विकास में शामिल संस्थानों का एक संघ है। और यहाँ APRACA का पूरा नाम पढ़ लीजिए, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन, APRACA का पूरा नाम होता है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहां शुरू हुआ? हमारे भारत देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल दिल्ली में शुरू हुआ। और दिल्ली में कहां शुरू हुआ, कई सारे मित्रों ने इसके बारे में डिटेल में बताया है। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है रशिक आहिर, मनहर डामोर, वेचत राठवा, पवन राजस्थान, चावड़ा पूजा, योगेश रावत, टेलर कश्यप, दीपा किंजल। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है दिल्ली। तो घनश्याम महिड़ा, हर्षित मकवाणा, रितेश कुमार पंडित, हैरी आसोडिया, घनश्याम महिड़ा, पर्वत बारिया, प्रीतिका पाठक, पटेल उर्वशी। सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। तो गायत्री आर्या, राठौड़ दुर्गा, रजनीकांत दूसा, वसावा मीताक्षी, प्रीतिका पाठक, उमा सैनी, जमोड़ प्रवीण और पूजाबा जाला जाडेजा। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, निम्न में से किसने कहा कि दुनिया की हर 3 में से एक बालिका वधु भारत से है? दोस्तों, हाल ही में एक खुलासा हुआ है कि दुनिया की हर 3 में से एक बालिका वधु भारत से है। तो यह बात किसने कही है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।